हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका और अभी का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप आर्टिकल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एग्जाम देते हो, वन डे कॉम्पिटिशन देते हो या अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो। तो हमारा पहला इडियम है कॉकश्योर। कॉकश्योर कॉकश्योर का अर्थ होता है वेरी श्योर होना या वेरी सर्टेन होना, बहुत अधिक आत्मविश्वासी, मतलब टू कॉन्फिडेंट या अति आत्मविश्वासी होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना। कभी कभी यह सामने वाले को अहंकारी मतलब एरोगेंस फील कराता है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो, इतना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, इस तरह से। तो सामने वाले को लगता है कि ये थोड़ा एरोगेंस है, तो वहां पर थोड़ा बहुत आप एरोगेंट दिखते हो। तो इस तरह का जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वहां पर हम इस इडियम का प्रयोग करेंगे कॉकश्योर। एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वासी था कि उसने पेंटिंग कॉम्पिटिशन, मतलब वो बहुत अति आत्मविश्वासी था कि वह जो है पेंटिंग कंपटीशन जीत जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हम किस तरह से बोल सकते हैं, वाज कॉकश्योर दैट ही वुड विन द मैच। हालांकि अभी तक मैच हुआ नहीं है, होने वाला है, तो वो इतना श्योर है कि वो ही जीतेगा, ये सेंस है। हमारा अगला इडियम है क्लोवेन हूफ। क्लोवेन हूफ, क्लोवेन हूफ का अर्थ होता है द इविल इंटेंशन। इविल इविल मतलब दुष्ट, और इंटेंशन मतलब जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी सोच है, इस तरह से। तो किसी का असली दुष्ट स्वभाव, इविल नेचर या बुरा चरित्र, बैड कैरेक्टर, खासकर स्पेशली जब किसी के गलत इरादे, मतलब गलत इरादे, रॉन्ग इंटेंशन दिख जाए, उजागर हो जाता है। फाइन, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे क्लोवेन हूफ इडियम का। एग्जाम्पल में देखते हैं द पॉलिटिशियन लाइज सोड द क्लोवेन हूफ, मतलब जो पॉलिटिशियन था उसके झूठ ने उसका जो इविल इंटेंशन था, दुष्ट स्वभाव था, वो दिखा दिया, मतलब उसका झूठ पकड़ा गया और इससे पता चल गया कि उसका दुष्ट स्वभाव है और उसका इविल इंटेंशन है। फाइन, हमारा नेक्स्ट इडियम है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू, क्लिंच द इशू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर। किसी भी मैटर को डिसाइसिवली रिजॉल्व कर देना, चाहे वो डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो फाइनली उसको सॉल्व कर देना। तो किसी मामले को निर्णायक रूप से डिसाइसिवली निपटाना, किसी बहस, आर्ग्यूमेंट, तर्क, रीजनिंग या समस्या को अंतिम रूप से हल कर देना, रिजॉल्व कर देना। तो वहां पर हम क्लिंच द इशू का इडियम का यूज कर सकते हैं डिसाइड द मैटर। जैसे कि उसकी मजबूत जो आर्ग्यूमेंट्स थी, उसने फाइनली मीटिंग में जो मैटर था उसको सॉल्व कर दिया। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि किस तरह से यूज हो, कि हिज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फाइनली क्लिंच द इशू इन द मीटिंग। इस तरह से हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है चिप द ओल्ड बुक। चिप द ओल्ड बुक, ये बहुत अच्छा इडियम है, चिप द ओल्ड बुक। इसका अर्थ होता है रिसेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है बिल्कुल अपनी माँ की तरह या कभी कभी अपने पापा की तरह कुछ हैबिट्स कैरी करता है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। इसका अर्थ यही है, चिप द ओल्ड बुक, रिसेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स। इसका अर्थ है कि एक बच्चा, आमतौर पर बेटा हो या बेटी हो, जो चरित्र मतलब कैरेक्टर, व्यवहार मतलब बिहेवियर या रंग रूप, जो जिसको आप फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं, वो अपने माता पिता में से किसी एक जैसा हो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, चिप द ओल्ड बुक, चिप द ओल्ड बुक। जैसे कि अगर हम ये बोलना चाहें कि वह अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल हार्ड वर्किंग, तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं, शी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड बुक, हार्ड वर्किंग लाइक हर मदर। फाइन, नेक्स्ट वन इज डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव मतलब होता है टू टार्निश। टार्निश मतलब होता है खराब करना, बर्बाद करना, या टू डिस्ट्रॉय, या इसको आप कह सकते हो सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग है डिग द ग्रेव का अपनी बर्बादी का कारण खुद बनना या अपने लिए कब्र खोदना। अच्छा, इसका इडियम मीनिंग तो ये हो गया, और इसका लिटरल मीनिंग होता है डिग द ग्रेव मतलब कब्र खोदना। तो यहाँ पे इडियम मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो टू टार्निश और टू डिस्ट्रॉय, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हमें बोलना हो कि अगर आप हेल्थ का केयर नहीं करते हो, तो इसका अर्थ है कि आप अपने लिए कब्र खोद रहे हो। तो इग्नोरिंग योर हेल्थ इज लाइक डिगिंग योर ओन ग्रेव। तो इसका इस तरह से हम प्रयोग यूज करेंगे इन सेंटेंसेस। Our next idiom is break the ice. Break the ice का अर्थ होता है to speak first after prolonged silence. Prolonged मतलब लंबी शांति के बाद, जब आप पहले होते हो जो बोल रहे हो, तो उसको आप कह रहे हो ब्रेक द आइस। संदर्भ में मैं समझाती हूँ कि इसका अर्थ मीनिंग क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि जब सामाजिक परिस्थिति, सोशल सिचुएशन में तनाव दूर करने या दोस्ताना फ्रेंडली बातचीत शुरू करने के लिए कुछ करना या कहना।
ठीक है। बेसिकली ये शुरुआत जो करते हो वो आप करते हो, शुरुआती शर्म, साइनेस या औपचारिकता, फॉर्मेलिटी पर काबू पाते हो और आप जो हो बात स्टार्ट करते हो, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक राम टोल्ड अ फनी जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग, मतलब राम ने फनी जोक किया, एक मजाकिया जोक किया, टू ब्रेक द आइस, बातचीत स्टार्ट करने के लिए। So our next idiom is at loggerheads. At loggerheads. At loggerheads का अर्थ होता है to be at strife. At strife मतलब strong argument, disagreement होता है, conflict with someone, या to be quarreling और arguing मतलब झगड़ा हो रहा है या होना है। तो to be at strife संघर्ष, विवाद या झगड़ा में होना, टकराव की स्थिति में होना या झगड़े में होना या मतभेद में होना, तो उसको हम बोलेंगे at loggerheads। जैसे कि दो भाइयों के बीच में अगर मान लो कि संपत्ति के मामले में टकराव है या संपत्ति के मामले को लेकर झगड़ा है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, द टू ब्रदर्स आर एट लॉगरहेड्स ओवर द प्रॉपर्टी इश्यूज। फाइन, मतलब दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद है, झगड़ा है, डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है। फाइन। नेक्स्ट वन इज बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट। बर्न वंस बोट का अर्थ होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस लौटने का रास्ता नहीं। जैसे कि वापसी का रास्ता बंद कर लेना, यानी ऐसा, इसका मतलब है कि ऐसा कदम उठा लेना, ऐसा स्टेप ले लेना जिसके बाद पीछे लौटना संभव ना हो। अगर आप चाहें कि हम पीछे वापस चले जाएं तब भी वो संभव ना हो। मतलब आपने बोट से सफर किया और वापस से बोट में आग लगा दी, एक सेंस इस तरह का। मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि अगर तुमने अपने बॉस को सच बता दिया तो तुम वापस इस ऑफिस में वर्क नहीं कर पाओगे। तो वंस यू टेल द ट्रूथ टू द बॉस यू विल हैव बर्न योर बोट्स। अगर तुमने एक बार अपने बॉस को सच्चाई बता दी तो तुम्हारा वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, यू विल हैव बर्न योर बोट्स। नेक्स्ट, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का अर्थ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या ओवरऑल। कहते हैं ना हम, जो भी है यही है, जैसा भी है यही है, तो उस सेंस में है ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरऑल, कुल मिलाकर यही है, सब कुछ मिलाकर। तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करेंगे, जैसे ऑल थिंग कंसीडर्स या ऑन द होल कह सकते हैं। तो इस सेंस में भी कह सकते हैं कि फाइनली, जैसे कि कुल मिलाकर जो ये पार्टी थी जो हमने ऑर्गेनाइज की थी वो सक्सेसफुल रही, तो इसको कैसे बोलेंगे, ऑल इन ऑल द पार्टी वाज अ सक्सेस। एट क्लोज क्वार्टर्स, ये हमारा नेक्स्ट इडियम है, क्लोज क्वार्टर, जिसका अर्थ होता है क्लोज एग्जामिनेशंस। क्लोज एग्जामिनेशंस मतलब बहुत नजदीक से, या आप कह सकते हो सामना सामनी। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके बहुत पास हो और दूर जाने की गुंजाइश न हो तो उसे हम कहेंगे एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो बहुत नजदीक से लड़ रहे थे, तो इस इडियम को हम कैसे यूज करेंगे, द सोल्जर्स वेयर फाइटिंग एट क्लोज क्वार्टर्स। फाइन। तो आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।